Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhani and welcome to my channel. So guys, हम जो स्टार्ट कर रहे थे थ्योरी प्रोडक्शन का चैप्टर का अपना CSCM में फाउंडेशन की हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे थे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ पढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या था ये। सिंपल सा मार्शल एक्सप्लेन दिस लॉ विद एन एग्जांपल। ही अप्लाइड दिस लॉ इन कल्टीवेटिव ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हेन लैंड इज केप्ट एज कांस्टेंट। यानी क्या होता है कि जो जमीन होती है ना, आप मान लीजिए आप किसी कोई खेती करते हो या कोई व्यवसाय करते हो, तो जमीन को ना आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। जमीन को आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप इतनी जल्दी पैसा कहाँ से लेकर आओगे। तो यही बोला जाता है कि जमीन लैंड कांस्टेंट है। आप लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जो लेबर होता है यानी मजदूर को घटा या बढ़ा, ये आपके हाथ में है। इन द फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स आर अकॉर्ड। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डेटा। कहते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स होती है, फिर डिक्रीज और फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अभी हम इसको देखते हैं किस तरीके से ऐसा होता है। यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 मतलब 4 5 6 7 8। हमने क्या किया कि जो लेबर है ना उसको धीरे धीरे करके हमने बढ़ाया। अब देखना, जब आप लेबर बढ़ाओगे तो क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट 10 से 22 हुआ, फिर 36 हुआ, फिर आपका 48 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर एक बार कांस्टेंट हो जाएगा और आपका फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट देखना, आपका एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा आपका, फिर धीरे धीरे करके आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ये जीरो हो जाएगा और फिर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लासों में भी काफी देख चुके हैं। ये 10 से 12 बढ़ा, फिर 14, फिर 12 कम होना स्टार्ट हो गया, फिर 7, फिर 5, फिर 0, फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, आप मान लीजिए ये मार्जिनल का हो गया, टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया इस तरफ, और यहाँ पर आपका यूनिट्स ऑफ लेबर हो गया। ठीक है ना। ये ग्राफ में आप देखिएगा, ये आपका है टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्शन। आपका टोटल प्रोडक्शन आपका एक बार बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या होगा कि जो मार्जिनल होगा आपका बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और फिर आपका एक आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दोस्तों वो जीरो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाएगा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन जब ये जीरो रहता है ना, जब ये जीरो रहता है तब आपका जो टीपी होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। जब मार्जिनल जीरो होता है तब हमारा टीपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स इन दिस लॉ। इस लॉ में क्या क्या मेन पॉइंट्स कहेंगे। इन द फर्स्ट स्टेज टीपी एपी गो ऑन इंक्रीजिंग। तीनों ही क्या होते हैं, जो हमारा टोटल हो गया, एवरेज हो गया और मार्जिनल हो गया, तीनों ही क्या होते हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते हैं। बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ एमपी स्टार्ट टू डिक्लाइन। यानी जैसे ही फर्स्ट स्टेज की एंड होना स्टार्ट हो जाता है, जो जो हमारा एमपी होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट स्टेज वाज एंड व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी। फर्स्ट स्टेज के एंड पर हमारा एमपी और एपी इक्वल हो जाता है। सेकंड स्टेज, फर्स्ट पहले सेकंड पढ़ते हैं। इन द सेकंड स्टेज ऑफ टीपी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। यानी टीपी जो हमारा, वो जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेज ऑफ टीपी रिचेस द मैक्सिमम। और सेकंड स्टेज पर जो टीपी होता है वो एक मैक्सिमम हो जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो हमारा एमपी क्या होता है, जीरो होता है। ये देखा आपने, ये वाला एमपी हमारा यहाँ जीरो हो गया था। एमपी जीरो, इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, और फिर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, काटता है आपस में। इन द थर्ड स्टेज टीपी एंड एपी ऑन डिमिनिशिंग। जो टीपी है और एपी जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है और एमपी तो नेगेटिव ही पहुंच जाता है। एमपी बिकम्स नेगेटिव सो दैट एमपी कर्व्स क्रॉस्ड एक्स एक्सिस। द एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व व्हेन द एपी इज मैक्सिमम। ओके दोस्तों, ये इसके पॉइंट से आगे देखते हैं हम। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये एक नंबर में देख लीजिएगा, तीनों ही स्टडीज के स्टूडेंट हमारे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये इसके नाम है और भी। अगला देखिए, दिस लॉ इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर सेक्टर बट आल्सो एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही लगेगा, बल्कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी लगेगा और सर्विस सेक्टर पर भी लगेगा दोस्तों। ये रीजन फॉर द डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर नॉट होमोजेनियस। यानी जो लेबर है ना, एक लेबर मेहनत से काम करता है तो दूसरा लेबर एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। तो सारे ही जो लेबर होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते। कोई ज्यादा एफिशिएंट होता है वर्कर तो कोई कम एफिशिएंट होता है वर्कर। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इस वर्कर को हटा के दूसरे वर्कर को ला दो, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम। द कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग, कई बार कॉम्बिनेशन ही रॉन्ग हो जाता है हमारा। इंपॉर्टेंस, दिस लॉ इज यूजफुल टू फॉर्म प्रोसीजर फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द आउटपुट। यानी डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोड्यूसर ऑपरेट ओनली इन सेकंड स्टेज, ही नेवर चूजेस द फर्स्ट और थर्ड स्टेज। ध्यान रखना, एक नंबर पे आ जाता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो प्रोड्यूसर होता है वो जो होता है वो सेकंड स्टेज को प्रेफर करता है। सेकंड स्टेज में उसको ज्यादा बेनिफिट होता है तो वो सेकंड स्टेज को ही लेता है।
इसकी एजम्पशन पढ़ लेते हैं अब हम। आइए दोस्तों, इसकी एग्जाम्पशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम एजम्पशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। आइए, एजम्पशन क्या है? द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस। जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट है वो होमोजेनियस है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज सम फैक्टर वेरिएबल फैक्टर व्हाइल अदर आर कांस्टेंट। जो लैंड हो गया, जैसे फिक्स फैक्टर हो गया ना, लैंड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई या कैपिटल हो गया, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, ये कांस्टेंट है, यानी फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल फैक्टर जैसे कि आप लेबर हो गया, लेबर को आप चेंज कर सकते हो, ये एजम्पशन है इसकी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। पॉसिबिलिटी की आप कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। देयर मस्ट बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले बोल दिया आपने, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, लैंड को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, शॉर्ट पीरियड में आप नहीं कर सकते। लेबर को आप चेंज कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली शॉर्ट पीरियड। तो हम बात इसी की कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड की। तो ये हमारी बात थी। आइए एक बार और देखते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन टू द लॉ। इसने पहले बोल दिया था कि पहले स्टेज में इंक्रीज होगा, दूसरे में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरे में नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमने ये देखा था यहाँ पर अपना डायग्राम। पहला हमारा टीपी क्या बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एमपी जो था हमारा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर नेगेटिव गिरना स्टार्ट हो गया, जीरो भी हो गया, उसके बाद फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। ओके, मेन पॉइंट इन दिस लॉ, इन द फर्स्ट स्टेज टीपी एपी एमपी गो ऑन इंक्रीजिंग, but at the end of first stage MP start to decline. The first stage was end when MP is equal to AP. Okay, सेकंड स्टेज में क्या था कि हमारा टीपी गिरना स्टार्ट हो गया था, और एमपी भी हमारा क्या हो गया था, जीरो पर पहुंच गया था हमारा। और ठीक है ना, थर्ड स्टेज में क्या था कि टीपी और एपी हमारा गिरना स्टार्ट हो गए थे, और जो एमपी था हमारा क्या हो गया था, वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव की तरफ। दी एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व व्हेन एपी इज मैक्सिमम। जब एपी मैक्सिमम होगा तब आपस में एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर देंगे ये। ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं। The law of variable proportion is also called law of diminishing marginal returns. एक नंबर में इसको लिख लीजिए, आएगा ही आएगा, ये law of diminishing marginal returns भी कहते हैं हम law of variable proportion को। This law is not only applicable to agriculture sector but also applicable to industrial sector, service sector, etc. Reason for diminishing returns: all unit of variable factor are not homogeneous. Imperfect substitution, the combination becomes wrong. Importance क्या है? This law is useful to form producer decision making regarding the output. यानी कितना आउटपुट बनाया जाए, इसके लिए डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है ये। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फॉर्म प्रोड्यूसर ऑपरेट ओनली इन सेकंड स्टेज। यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सेकंड स्टेज को प्रेफर करते हैं। ध्यान रखना, ये सीएस या सीएमए के स्टूडेंट्स एक नंबर मार सकता है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सी स्टेज में प्रोड्यूसर प्रेफर करता है बनाना, सेकंड स्टेज में। इसका दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब आइए इसकी एजम्पशन देख लेते हैं, कई बार पेपर में आ सकता है एजम्पशन थ्योरेटिकल पोर्शन में। एजम्पशन देखते हैं, आइए हम इसकी, है ना। The units of the variable factor are homogeneous. There is a possibility to change the same factor while other factor are constant. There is a possibility to change the combination of fixed and variable factors. There must be no change in the level of technology. It is applicable to only short period. Okay, so दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को कैरी करेंगे। आगे हम करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, या मुझे पर्सनली आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपको। ठीक है ना दोस्तों। पर्सनली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा 9818203568। कॉल मत करिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको मैं 100% आपको आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।